हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2022 बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। जैसे आप लोग देख सकते हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में सिलेक्ट किया गया है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। देख सकते हो सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस प्रसिद्ध फ्रांसीसी चित्रकार ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई। एक जो प्रसिद्ध फ्रांसीसी चित्रकार थे जिन्होंने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी, 4 चित्रों की, लेकिन उनका नाम क्या है वो आपको बताना है। तो यहाँ आप उत्तर लिख दो। जो उनका नाम था वो आप लोग जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हो तो वैसे आप लोगों को मैं बता दूं, वो उनका नाम था फ्रेडरिक सारियू। क्या था? फ्रेडरिक सारियू ने। अब अगर आपसे कोई पूछे कब या फिर किस सन में, तो आपको बताना है 1848 ईस्वी, ठीक है, में, यानी कि 1848 ईस्वी में। तो आपको यहां से क्या पता चला कि किस फ्रांसीसी चित्रकार ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई? तो वो है फ्रेडरिक सारियू ने, ठीक है, फ्रेडरिक सारियू ने। और कब? वो है 1848 ईस्वी में, ठीक है। दूसरा प्रश्न आप देखो, यहां क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि रॉलेट एक्ट क्या था। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो रॉलेट एक्ट क्या था ये आपको बताना है। मेन फंडा यहाँ रॉलेट एक्ट का है। तो रॉलेट एक्ट क्या था ये आपको नहीं पता होगा, लेकिन ये एक भारतीयों के लिए, जो भारतीय लोग थे जब अंग्रेजों का शासन था, तो उनके लिए एक कानून बनाया गया था। क्या बनाया गया था? कानून। जैसे कानून का अर्थ है कि इन पर शासन, मतलब जब अंग्रेजों का शासन था तो भारत वाले को बहुत ज्यादा तंग किया जाता था। लाइक जी हाँ, मैं आपको समझाता हूँ कि रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी, जब वो हुआ था ना जलियांवाला बाग हत्याकांड, उससे पहले की घटना है, में पारित एक ऐसा कानून था, ओके, में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे चलाए बिना, मतलब कोई भी मुकदमा नहीं चलता था। अब तो मुकदमा चलता है, जो जीतेगा वो मतलब सही माना जाएगा। तो लेकिन पहले क्या होता था, बिना किसी मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार करके 2 साल तक जेल में बंद कर दिया जाता था। मतलब अगर शंका है कि ये चोर है, ये गुंडा है, तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था और 2 साल के लिए, भाई छोटी मोटी नहीं, 1-2 महीना, 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाता था। और केवल शंका के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। किसको? भारतीयों को, जो भारत के लोग थे उन्हें, उनको, ठीक है। तो यहां से आपको पता चल गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि रॉलेट एक्ट क्या था। अब हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन आएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है वन मृदा की 2 विशेषताएं लिखिए। तो वन मृदा की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताऊंगा। तो इनकी 2 विशेषताएं, ऐसे आपसे वन मृदा का पूछा जाता है और रोपण कृषि की 2 विशेषताएं पूछी जाती हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको वन मृदा की 2 विशेषताएं बता देता हूँ। पहली विशेषता आप लोगों को सामने में लिख कर बताता हूँ, ऊपर लिख देना वन मृदा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे जो वन मृदा की विशेषताएं हैं, वो आप लोग लिख लो कि नदी या फिर घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्तदार होती हैं। जैसे नदियां हैं, जैसे आपका नदी हो गया, ठीक है, नदी, और घाटियों का नाम सुना होगा, नदी एंड घाटियों, ठीक है, में, नदियों घाटियों में ये मृदाएं कैसी होती हैं? अभी मैंने आपको बताया है कि ये मृदाएं जो होती हैं दोमट का नाम सुना होगा, तथा सिल्टदार होती हैं। किस प्रकार से होती हैं? सिल्टदार होती हैं, ओके, सिल्टदार होती हैं। तो यहां से आपको पता चला कैसी होती हैं, सिल्टदार होती हैं। परंतु जो ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है, परंतु जो ऊपरी परत होती है, ऊपरी सतह या फिर ऊपरी ढालों, सही से देख लेना, ढालों पर जो इनका गठन होता है, इनका गठन मोटे, यानी कि मोटे कणों में होता है, मतलब मोटे कणों का होता है, मतलब ऊपर जो होते हैं मोटे कण होते हैं, यानी कि मोटे कणों का होता है,
ठीक है। तो ऊपर कौन से कण होते हैं? मोटे कण होते हैं। ये हमारी जो पहला नंबर विशेषता है, जो फर्स्ट नंबर है। अब हमारी सेकंड नंबर विशेषताएं देख लो। सेकंड नंबर की हिमालय के हिम क्षेत्रों से ये अधिशीलित, ठीक है, तथा हुमायूं रहित होती हैं। तो यहाँ दूसरा पॉइंट मैं आपको लिख दिया हूं ताकि ज्यादा समय ना लगे कि हिमालय के हिम क्षेत्रों में ये अधिशीलित तथा जो आपका ह्यूमस रहित होती हैं। अब भाई ये दोनों पॉइंट आपको याद कर लेना है, दोनों पॉइंट मैंने लिख दिया है अच्छे से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग ध्यान से देखो, फिर आप लोग यहाँ जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है वो कह रहा है कि भारत की 4 रबी फसल और 4 खरीफ फसलों का नाम बताना है। यानी कि जो रबी फसल होते हैं और खरीफ फसल, तो दोनों अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है, लेकिन हमें दोनों बताना है। एक तो रबी फसल होता है, एक खरीफ फसल होता है। तो भारत की 4 प्रमुख रबी फसलें, यानी कि मैं सबसे पहले लिख देता हूँ 4 रबी फसल, ठीक है। तो यहाँ उत्तर देख लो, यहां मैं ब्लैक से पहले लिखता हूं भारत की 4 प्रमुख, जो 4 प्रमुख रबी फसल है, या पहले खरीफ लिखें, चलो रबी फसल लिख देते हैं। रबी फसलें, 4 प्रमुख रबी फसलें। तो मैं आपको 4 प्रमुख रबी फसलें बताता हूं। नंबर फर्स्ट है गेहूं, जो आपका गेहूं होता है, ठीक है, गेहूं है। एंड जौ है, ठीक है, जौ। मटर है, जो आपका मटर है, चना है। ये सारे आपके क्या हैं? खरीफ फसलें हैं। ये क्या है? हैं, यानी कि भारत की 4 प्रमुख जो आपकी खरीफ फसलें हैं वो गेहूं, जौ, मटर, चना हैं, ठीक है। ये सारे क्या हैं? रबी फसलें हैं, सॉरी रबी फसलें। अब बात आई है खरीफ फसलों की, तो तथा जो आपके खरीफ फसल हैं, खरीफ फसलें, यानी कि जो आपके खरीफ फसल हैं उनका आप लिख लो। नंबर फर्स्ट आप लिखो चावल। आपकी जो खरीफ फसल है वो है चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सारे आपके खरीफ फसलें हैं। और भी लिख दें कपास, जूट आदि प्रमुख हैं। जो आपका कपास है, जूट है, आदि प्रमुख हैं। क्या है? आदि प्रमुख हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें मैंने बताया कि 4 जो आपके रबी फसल हैं और 4 ही खरीफ फसल हैं, उनके नाम मैंने बता दिया। और इसे आप याद कर लेना, जितने क्वेश्चंस बता रहा हूं जरूर याद करके जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि यहां ध्यान से देखो, खनिज क्या है? खनिज क्या है मैं आपको कुछ उसके एग्जांपल्स भी बता दूंगा। तो खनिज आखिर होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं, जो खनिज होता है, खनिज उन प्राकृतिक, देखो इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं, ठीक है। याद कर लेना, कोई दिक्कत हो कमेंट करना, ठीक है। वैसे मैं आपको जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आने वाले हैं, वही मैं आपको अभी डिस्कस कर रहा हूं। लिखा हुआ है खनिज क्या है? तो खनिज उन प्राकृतिक साधनों को कहते हैं जो सैलों से प्राप्त होते हैं। कहां से प्राप्त होते हैं? जो बड़े बड़े सैल होते हैं, सैलों से प्राप्त होते हैं। भूवैज्ञानिक के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप में विद्यमान स्वरूप या तत्व है। क्या है? जो स्वरूप होता है या तत्व है। जैसे प्राकृत में भूवैज्ञानिक के अनुसार, जैसे भूमि का जो वैज्ञानिक होता है उनके अनुसार क्या कहते हैं कि खनिज एक प्राकृतिक रूप में विद्यमान समरूप तत्व है। जैसे इनकी कई सारी रूप होती हैं, जिनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है और जिसमें कठोर भी होती हैं, बहुत कठोर, ठोस भी होती हैं। जैसे बहुत कठोर और ठोस और नरम भी होती हैं। और जैसे चूना भी, जैसे इसमें समरूप मतलब क्या कहा गया? इनके बहुत सारे रूप हैं। रूप मतलब जैसे कठोर भी होती हैं, नरम भी होती हैं, बहुत ज़्यादा कठोर भी होती हैं और कुछ हल्का भी होती हैं। तो ये होते हैं खनिज। खनिज के बारे में समझ में आया कि खनिज उन प्राकृतिक साधनों को कहते हैं जो सैलों से प्राप्त होते हैं। और भूवैज्ञानिक के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप में विद्यमान समरूप तत्व है। समरूप, जिनकी कई सारे रूप हैं, यानी कि समरूप, समान रूपता कह दूं, ठीक है। जिनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है, जिसमें ठोस आता है और कठोर ठोस या नरम चूना जैसे आदि शामिल है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 कि समवर्ती सूची क्या है? यानी कि जो आपका समवर्ती सूची है वो क्या है और इनके 4 विषयों का उल्लेख करो।
तो आओ हम लोग समवर्ती सूची भी समझ लेते हैं। देखो हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, कोई भी ऐसा है नहीं कि उनमें आपको कंफ्यूजन रहे। तो इसको मैं कहो तो आपको साथ लिखकर समझा दूं या फिर आप चलो आपके साथ लिख कर समझा देता हूं। देखो ऐसे में बच्चे मुझे एक कमेंट करो कि आपके साथ लिखना ज़्यादा अच्छा वीडियो रहता है कि मैं पहले से लिख दूं वो ज़्यादा बेटर रहता है। आप कमेंट करना, क्योंकि मुझे भी जानना जरूरी है किस तरह से आप लोगों को पसंद है। ओके, तो यहाँ अब आप लोगों को मैं बता दूं समवर्ती सूची, तो विषयों की वह सूची, यहाँ आप लिखो उत्तर। तो यहाँ आप लिखो जो विषय होते हैं, जैसे कई सारे विषय इसमें शामिल हैं, तो विषयों की वह सूची, ठीक है, जिस पर जो कानून बनाने का अधिकार, जैसे जो कानून बनाया जाता है, कानून बनाने का अधिकार होता है, वो अभी आपको पता चलेगा इस वीडियो में। यानी कि यहाँ, ठीक है, जो कानून बनाने का अधिकार है राज्य और केंद्र सरकार, यानी कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों को होता है। जैसे जो राज्य सरकार होते हैं, राज्य के सरकार होते हैं, और जो केंद्र के सरकार होते हैं, दोनों का होता है। किसका होता है? यहाँ दोनों का होता है। मतलब जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो राज्य सरकार का भी होता है, और जो आपका केंद्र सरकार उनका भी होता है, दोनों का होता है। कोई भी बना सकता है मतलब कानून। लेकिन अगर ज्यादा बात की जाए तो अभी आपको आगे पता चलेगा ज्यादा किसका ज्यादा अधिकार होता है। जैसे राज्य सरकार और जो केंद्र सरकार है, इन दोनों में टकराव हो जाए, झगड़ा हो जाए, ठीक है, तो फिर किसको ज्यादा अधिकार दिया जाएगा, किसे ज्यादा प्रबल माना जाएगा, अभी आपको आगे पता चल जाएगा। तो दोनों सरकार का होता है, लेकिन एक बात है, लेकिन कौन सी बात है, जब दोनों के कानून में टकराव होता है, दोनों के जो कानून होते हैं, कानून में टकराव होता है। टकराव का मतलब कुछ भी समझ लो, ठीक है, टकराव हो तो केंद्र सरकार, जो केंद्र सरकार होता है, केंद्र सरकार द्वारा बनाया जो आपका कानून बनाया जाता है, कानून बनाया जाता है। अब आप समझ गए कि किनकी ज्यादा शक्ति है, तो केंद्र सरकार की ज्यादा है। यहां अगर दोनों में टकराव हो जाएगा तो केंद्र सरकार का ज्यादा मान्य होगा, ठीक है। और इसमें जो विषय हैं, विषय आपका जैसे है, इसमें जो आपका शिक्षा है, वन मजदूर संघ है, जो वन मजदूर होते हैं, वन मजदूर संघ, गोद लेना जैसे विषय शामिल हैं, जैसे विषय शामिल हैं, ये सारी चीजें होती हैं इसमें, ठीक है। तो ये है पूरी समवर्ती सूची, ठीक है। अगला देखो कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 7, लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक है, इसके 2 कारण बताइए। यानी कि लोकतंत्र जो होता है उसके लिए जातिवाद कैसे घातक है। बहुत सारा सुना होगा कि जाति जाति में झगड़े हो जाते हैं, तो यही कारण है कि लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक कैसे है। पहला समझो कि जातिवाद ने देश के विभिन्न जातियां समूहों में आपसी संघर्ष और टकराव को जन्म दिया है। जैसे जो जातिवाद होता है वो देश के विभिन्न जातियों को समूह है, वो आपस में ही संघर्ष और टकराव को जन्म दिया है, एक दूसरे में झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, संघर्ष करते हैं। तो इसी के कारण जो लोकतंत्र के सम्मुख जो जातिवाद है घातक है। जातिवाद जो होता है बहुत घातक चीज होता है। तो यहाँ वही कहा गया कि जातिवाद के देश के विभिन्न जातियों समूहों में आपसी संघर्ष और टकराव को जन्म दिया है। और दूसरा नंबर जो स्टेप है, दूसरा नंबर आपसे कह रहा है कि जातिवाद के आधार पर आरक्षण की राजनीति ने भी भारतीय लोकतंत्र को बुरी तरह से प्रभावित किया। देखो आरक्षण कैसे है, जातियों पर है। जैसे जो जाति नीचा होगा उसको ज्यादा आरक्षण है, जो सबसे उच्च है उन्हें कम आरक्षण है, कुछ भी आरक्षण नहीं है। तो ये भी एक जातिवाद जो है लोकतंत्र के लिए घातक है। तो यहाँ 2 पॉइंट हैं, एक तो फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। ये दोनों पॉइंट आप याद रखना कि लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक है, इनके 2 कारण लिखिए। तो यहाँ से दोनों कारण मैंने आपको स्पष्ट करा दिया।
तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 तक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने लिख लिख कर समझा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। देखो जो क्वेश्चन आपको ना समझ में आए वो आप लोग कमेंट कर दिया करो, मैं आप लोगों को उसका आंसर बताऊंगा। लेकिन वैसे ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आप लोगों को समझ में नहीं आया, और बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ा भी दिए गए हैं और भी क्वेश्चंस लगातार पढ़ाए जा रहे हैं। केवल आपके ऊपर है आप कितना मेहनत करते हो। थोड़ा आप बुक ले लो या फिर कुछ गाइड ले लो, उनमें आप थोड़ा थोड़ा अपना खुद से स्टडी किया करो। सुबह आप स्टडी करो, शाम को करो, दोपहर में करो, हमेशा स्टडी करो, क्योंकि अब स्टडी का टाइम है इस समय याद करने का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हो? तो यहाँ प्रति व्यक्ति आय की आप परिभाषा लिखो। तो किसी देश, जो कोई भी देश है, देश की कुल आय, जो किसी भी देश की कुल आय, जैसे कोई देश है उनके देश में जितनी भी जनसंख्या है उन सब की आय, ठीक है, आय को जो आपका कुल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या से क्या देने पर? भाग देने पर, जैसे आप कुल जनसंख्या से भाग दोगे दाने पर, जो प्राप्त आय है, प्राप्त आय को क्या कहते हैं? औसत आय कहते हैं, औसत आय कहते हैं। अब बच्चे सोच रहे हैं कि औसत आय सर बता रहे हैं और वहां कहे हैं प्रति व्यक्ति आय। देखो प्रति व्यक्ति आय हो या फिर इसे प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। देखो औसत आय या फिर प्रति व्यक्ति आय दोनों एक ही होता है, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, दोनों एक ही होता है, चाहे आप उसे औसत आय कहो चाहे प्रति व्यक्ति आय कहो। देखो अगर देश की जितनी जनसंख्या है, अगर जनसंख्या जो होती है, जैसे कुल जनसंख्या जैसे होगा, कुल जनसंख्या लिखा है किसी देश की कुल आय, और यहाँ ऊपर आपको कुल आय लिखना है, ठीक है। कुल आय को कुल जनसंख्या, यहाँ कुल आय लिख दो। जैसे कुल आय लाइक आपके घर में 10 परिवार हैं, मान लो वो पूरी जनसंख्या है आपके लिए, तो आपका 10 परिवार है और उनकी आय है मतलब समझ लो 1000, ठीक है। तो 1010 यानी कि एक लोगों का 100 या एक लोगों का 100 आय है, ठीक है, 100 रुपये हैं, और 10 लोग का कितना होगा? 1000। इसी प्रकार से अगर आपकी जितनी जनसंख्या है उसमें आप, जैसे आपकी कुल आय जो है जनसंख्या की, उसमें आप पूरी जनसंख्या से भाग दोगे, आपका एक व्यक्तियों का आय निकल जाएगा। प्रति व्यक्ति का आय मतलब है, प्रति व्यक्ति का मतलब है एक व्यक्ति का आय, एक व्यक्ति का आय। और एक व्यक्ति का आय अगर पता चल जाए तो देश की कुल जनसंख्या पता चल जाए तो फिर आप ज्ञात कर लोगे। जैसे एक व्यक्ति की आय 100 रुपया है और 1 लाख जनसंख्या है, तो कुल की कितनी हो जाएगी? अब आप लोग कर ही सकते हो कितना हो जाएगा। तो यहां से आप लोगों को समझ में आ गया, यहां से आप लोगों को प्रति व्यक्ति आय बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यहां से अब हम लोग समझेंगे मौसमी बेरोजगारी क्या है। जो मौसमी बेरोजगारी है वो क्या है? देखो एक होता है मौसमी बेरोजगारी, यानी कि देखो मौसमी बेरोजगारी का अर्थ मैं आपको समझा देता हूं। देखो मौसम के अकॉर्डिंग रोजगार मिलना, जैसे अगर आपका जैसे गर्मी में है, गर्मी में आपको रोजगार मिलता है मतलब हमेशा, तो ठंडी में आपको ना मिले, तो यानी कि मौसम के अकॉर्डिंग रोजगार मिल रहा है, गर्मी में मिलेगा ठंडी में नहीं मिलेगा, हमेशा रोजगार नहीं मिलता। लेकिन यहाँ वही कह रहा है कि मौसमी बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें लोगों को पूरे साल काम नहीं मिलता, साल के कुछ ही महीनों में ये बेरोजगार रहते हैं, साल के कुछ महीनों में ये लोग बेरोजगार रहते हैं। बेरोजगार का मतलब जैसे अगर किसी भी चीज़ का रोजगार है जो केवल गर्मी में किया जाता है, तो गर्मी में आप रोजगार रहेंगे फिर आप बेरोजगार हो जाएंगे, तो वही है मौसमी बेरोजगारी, मौसम के अकॉर्डिंग रोजगार मिलना। ओके, तो यहां से आपको पता चल गया कि आपका मौसमी बेरोजगारी क्या है। मौसमी बेरोजगारी समझ में आया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है ये, मैं 10 ही क्वेश्चन लिया था। इसमें कह रहा है कोपरा कानून क्या है, यानी कि एक कानून था कोपरा जो कि चलाया गया था पहले, लेकिन यहां आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि कोपरा कानून क्या है। तो आपको मैं बता दूं सन 1986 की बात, 1986 में क्या हुआ था, जो भारत है, भारत सरकार द्वारा, जैसे भारत सरकार द्वारा क्या चलाया गया था, भारत सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया, एक बड़ा कदम उठाया गया था, मतलब एक बड़ा कदम उठाया गया था। कौन सा कदम है कि जो आपका यह उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कानून बनाया गया। जो यह जो आपका अधिनियम है,
या फिर यह उपभोक्ता, जो आपका उपभोक्ता संरक्षण या फिर सुरक्षा कह लो, सुरक्षा भी सही है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम बनाया गया, या फिर आप 1986 में कानून बनाया गया, ठीक है, बनाया गया, जो आपका कोपरा के नाम से प्रसिद्ध था। जो कानून बनाया गया था वो कोपरा के नाम से प्रसिद्ध था। अब इसीलिए इन्हें हम लोग कोपरा कानून का नाम दिए हैं, कोपरा कानून का। तो यहां से आज का हमारा 10 VIMP क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुका है। ये 10 क्वेश्चंस मैंने इसलिए बता दिया कि आप लोग ये 10 क्वेश्चन जरूर कंप्लीट रखना। अगर आपको ये 10 क्वेश्चन याद है, जो 10 VIMP क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये जरूर याद करना है। यहाँ से आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। अगर आप लोग कहोगे तो साइंस का भी ऐसे आप लोगों को 10, 12 या फिर 20 क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। अब आप लोग अगला वीडियो आपको किस सब्जेक्ट पर चाहिए कमेंट करना, क्योंकि हमें यार सोचना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है कि आप लोगों को किस सब्जेक्ट में दिक्कत है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को अगर इंग्लिश में दिक्कत है तो भाई मैं हिंदी का वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आप लोगों को गुस्सा लगेगा और वीडियो को डिसलाइक कर दोगे। नहीं, अगर आपको भाई किसी भी सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए नीचे कमेंट करो, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा कि इस बच्चे को हिंदी में दिक्कत है, इस बच्चे को गणित में दिक्कत है, इस बच्चे को मैथ में दिक्कत है, ठीक है। इसलिए आप कमेंट कर देना, फिर मैं आपको उसी के हिसाब से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। चलो फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। फिर हम लोग मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।